हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा साइंस का लेक्चर रहेगा। आज हम सीखेंगे इसमें अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर पढ़ा है इसमें रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इसमें को हमने काफी पढ़ लिया, आज फिनिश हो जाएगा पूरा। इसमें रहेगा आज हमारा टॉपिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी और क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये सारी प्रकार की अभिक्रिया इसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना अभिक्रियाओं के प्रकार से। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारी हेडिंग रहेगी इसमें, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अच्छा, पहला नंबर इसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अब समझो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद बनाते हैं। वो सभी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे पास दो अभिकारक हैं और बन क्या रहा है? उत्पाद। आप पहले चैप्टर शुरुआत में देखो, अभिकारक उत्पाद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभिकारक होते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले और उत्पाद होते हैं राइट हैंड साइड वाले, ठीक है ना। सारी बात समझ में। और देखो, और भी हमारी एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे उदाहरण है। इसमें एक और उदाहरण दिया है जो CaO है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को और जल में H2O से अभिक्रिया कराएं। क्या कराएं? CaO को H2O से अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा चूना है, ठीक है। बिना बुझा चूना, ये बुझा चूना, तो मैं लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभिकारक में दो, है ना, क्या कहते हैं, दो पदार्थ हैं और मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, है ना। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आपको ज्यादा उदाहरण नहीं याद करने, जितने ज्यादा उदाहरण याद करो उतने कंफ्यूजन होगा। 10th क्लास है, ठीक है ना। तो आपको लिमिटेड उदाहरण याद करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो इसकी मैं परिभाषा भी लिख दूंगा, मैं इसकी मैं परिभाषा भी लिखूंगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया लिखो, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर संयोग करके, ऐसे कर लो, मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये पूरा मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अपने पास एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और देखो इसमें आगे है, ये तो हमारे संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसमें नोट पॉइंट एक और सीख लो, इसमें एक और सीखो। ये जो देखो, ये बुझा हुआ चूना है, ये देखो CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराना। CaOH का होल ट्वाइस है, बिना बुझा चूना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3 क्या बनेगा? H2O बन जाएगा मेरे ख्याल से,
संतुलन और देखा करो संतुलित हो रही कि नहीं हो रही। 2 ऑक्सीजन और 2 सही है, 4 3 1 4 सही है, H2C ठीक है ना। समझ में आया। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना है, एक तरह का चूना है, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया कराई है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुई। यही संगमरमर का फॉर्मूला होता है, यानी ये एक चमकदार पदार्थ होता है, चमकदार। तो आपको बताओ ये है, ये बिना भुजा चूना, यानी ये है हमारी सफेदी, जो हम कलई करते हैं घर पर, कलई करते हैं वो पदार्थ है ये। और जब हम कलई कर देते हैं तो वातावरण में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे वो संयोग करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद 1 दिन में 2 दिन में धीमे धीमे सूखता है, तो उस पर चमक आती है। हमारी दीवार पर क्या आती है? चमक आती है। चमक किसके कारण आती है? वो आती है CaCO3 के कारण, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो हम कलई कर रहे हैं, दीवार पर कलई कर रहे हैं, वो 1-2 दिन में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और CaCO3 बनाता है, जिससे हमारी दीवार पर धीमे धीमे क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। हम देखते हैं, हम जो सफेदी कर रहे हैं उसमें तुरंत चमक नहीं आती है, 1-2 दिन में चमकदार होता है वो, ठीक है ना। तो यही है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो इसे नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये मैंने लिख दिया है ना। इसे नोट पॉइंट में लिख सकते हो। COOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो एक चमकदार पदार्थ होता है, ठीक है। तो जिससे हमारी दीवार पर सफेदी करते हैं, उसके बाद चमक आ जाती है। ऐसे आपको पॉइंट ये लिख देना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे हम और वियोजन अभिक्रिया, उससे पहले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। हटा दें से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये नोट पॉइंट जरूर याद रखना है। यही संगमरमर का फॉर्मूला है, लो लिख दूं मैं, ये संगमरमर का फॉर्मूला है, संगमरमर, ठीक है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बताएं कि केमिस्ट्री में ये वाले टॉपिक में आपको क्या करना है, परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण भी लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहला ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सेकंड नंबर अपना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसी पर आधारित है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है ना। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ क्या ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में क्या कहते हैं, पदार्थ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम बताएं आपको श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया है, हाँ श्वसन अभिक्रिया। श्वसन देखो, हम जब भोजन करते हैं तो उसमें टूटता है सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जब टूट जाता है तो ग्लूकोज हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है उससे अभिक्रिया करके क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जो हम बाहर सांस द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और क्या कहते हैं जल जो हम मूत्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं जल, और ऊष्मा ऊर्जा मिलती है हमें, ऊर्जा जिससे हमें ताकत मिलती है और हम काम कर पाते हैं, ठीक है। श्वसन क्या हो गई हमारी, एक तरह की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। प्राकृतिक गैस का दहन है, प्राकृतिक गैस का भी दहन बता रहे हैं, वो भी हमारी क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस और क्या कहते हैं जल के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त होगी। CO2 गैस और जल के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त होगी हमें, ठीक है ना। ये हमारा पहला इसमें प्राकृतिक गैस का दहन, ये प्राकृतिक गैस का दहन NCERT में लिखा है, ये बिल्कुल स्पष्ट। ये मैं वही उदाहरण लिख रहा हूं जो NCERT की पुस्तक में आपको दिया है। इसमें मैं देखूं ये संतुलित है, 4H है, अभी H संतुलित नहीं है, O भी नहीं संतुलित है ना। तो संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊं तो ऑक्सीजन हमारे 2 4 हो गए, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। संतुलित करना मैंने इससे लास्ट लेक्चर में देखा है, 2 दूनी 4 और 2 2 4 सही है, H4 सही है, संतुलित है, ठीक है ना। संतुलित करना इससे लास्ट लेक्चर में सिखाया, उसको आप अच्छे से देखो। वो जो 5 6 7 मैंने कराया समीकरण वही आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहला नंबर
प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा नंबर श्वसन। श्वसन, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसमें C6H12O6 यानी इसे कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, O2 से अभिक्रिया करके, C6H12O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना, मतलब ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और H2O, और क्या कहते हैं, ऊर्जा। और क्या बनती है हमारे पास, ऊर्जा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इसे भी आप संतुलित कर सकते हैं। संतुलित इसे हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मिलाओ, देखो सी देखें, कार्बन, कार्बन इसमें 6 और इसमें बेचारी एक ही है, तो इसमें 6 तो पहले पूरे कर दो, है ना। अब लगाओ हिसाब, इसमें ऑक्सीजन मिलाओ, 6 ये 2 ये 8, 6 दूनी 12, नहीं बन रही बात। और हाइड्रोजन से कंप्लीट करना शुरू करो, क्योंकि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें एक जगह है, इसमें ऑक्सीजन 2 जगह है, तो व्यवस्था नहीं बन रही है। तो हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे, तो इसमें देखो हाइड्रोजन 12 है, इसमें हाइड्रोजन अभी 2 है, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, हो गया ना। अब ऑक्सीजन का अपना हिसाब किताब लगाओ, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन ये हो गया, और 6 कम 6 6 ये 18 हो गया। इधर देखो 6 ये 12 चाहिए हमें, ठीक है ना, और 2 ये 8, तो यहाँ पे 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 हो गया, ये भी 18 बराबर हो। ये हमारी श्वसन अभिक्रिया। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के संतुलित करने के लिए याद रखना है। ये मैंने जब संतुलित करना सिखाया था तब ये अभिक्रिया मैंने कराई थी, ठीक है। शायद ये कराई हो या फिर चीनी के साथ कराई हो, है ना, चीनी के साथ, शुगर के साथ भी कराई हो, ऐसा हो सकता है, पर मैंने कराई थी। ये आपको जरूर करना है इसको, ठीक है ना। और भी उदाहरण देखो अपनी एनसीईआरटी में लिखी, साग सब्जियों का विघटन होता है तो जो खाद्य पदार्थ बनता है, साग सब्जियों को विघटने के बाद खाद्य पदार्थ बनता है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट और लिख लो, अगर 2-3 उदाहरण पूछे शायद, ऊष्माक्षेपी के उदाहरण बताओ, है ना। तो क्या कहते हैं, साग सब्जियां, साग सब्जियों के विघटन, विघटन के फलस्वरूप बना खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और मैंने इससे पहले एक और उदाहरण लिखा था, अच्छा अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए उदाहरण नहीं लिखा है, ऊष्माक्षेपी वाला अभिक्रिया, है ना, नहीं, इससे पहले संयोजन अभिक्रिया के लिखा था, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, क्योंकि हमने बिना बुझा हुए चूने को, जब हमने क्या कहते हैं किसके साथ अभिक्रिया कराई, जल के साथ अभिक्रिया कराई थी, जल के साथ, तो जो बुझा हुआ चूना बना था उसके बाद ऊष्मा भी निकली थी। जैसे हमने इसको इससे पहले सीखा था, CaO को H2O के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिख नहीं पाया, ऊष्मा भी निकली थी। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम क्या कहते हैं सफेदी लेके आते हैं बाजार से, उसको पानी में डालते हैं, तो बहुत सारा धुआं सा निकलता है ना, ऊर्जा निकलती है। ऊष्मा लिख लो या ऊर्जा लिख लो, या ऊर्जा लिख लो ज्यादा है तो लो, ठीक है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। तो ये भी हमारी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, जिसमें क्या कहते हैं, उत्पाद, उत्पाद तो समझते हो, उत्पाद निर्माण के साथ साथ, के साथ साथ क्या बनता है, ऊर्जा, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा अभिक्रिया कहलाती है। सही है ना। इसके ये बहुत सारे मैंने उदाहरण आपको बता दिए, कोई सा भी उदाहरण लिख देना।
अगर ऐसे पूछा जाए श्वसन कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, तो आप बता देना ऊष्मा क्षेपी है। साग सब्जियां जब सड़ती गलती है, विघटन हो रही है, वो खाद्य पदार्थ बनता है, खाद बनता है, खाद है ना, हाँ खाद बनता है एक तरह से, तो वो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया, वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये आपको उदाहरण के तौर पे याद रखनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब क्या पढ़ेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, हाँ देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत इसका। चलो देखो तीसरा नंबर वियोजन। वियोजन का मतलब होता है विघटन, टूटना, विघटन। ठीक है, अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, एक उत्पाद दो या दो से, सॉरी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद हो और वो दो या दो से अधिक, क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारा इसमें पहले सबसे पहला इसी का उल्टा कर देना जो पहले लिखा था हमने, जैसे CaOH का उल्टवाइज, ये हमारा क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना CaOH का उल्टवाइज, इसको हम ऊष्मा दें, इसको क्या कहते हैं हम, ऊष्मा दें, तो ये टूट जाएगा, ऊष्मा देने पर टूट जाएगा। किसमें, CaO बिना बुझा हुआ चूना और H2O में, H2O में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं उन्हीं उदाहरण, वैसे और भी उदाहरण, ऐसी बात नहीं, पर एनसीईआरटी भी यही बताना चाह रही है कि आपको वही बार बार उदाहरण लिखने, समझ गए। तो ये उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहले से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ये हमारा बिना बुझा चूना है, सॉरी ये बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा चूना, ये चल है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये भी हमारी क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया। और भी बहुत सारी अभिक्रिया दी हैं, देखो एक और लिखूं मैं, FeSO4, FeSO4, फेरस सल्फेट कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है ना, ये फेरस सल्फेट है, FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड में बदलेगा Fe2O3 में, Fe2O3 में, और हमारा ऑक्सीजन, नहीं गैस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन बन जाए दिक्कत हो जाएगी, गैस बनेगी इसमें। क्या कहते हैं, Fe2O3, ये फेरिक हमारा ऑक्साइड है, SO2 और SO3, SO2 ऐसे कर, सल्फाइड और सल्फेट गैस निकलेगी। ठीक है, इसमें Fe2 है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब करके देखो, 2 चौका 8, इधर 3 2 5 3 8, सही है, और S2 सही है। ठीक है ना, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी गैस है, सल्फाइड गैस है और सल्फेट गैस है। ठीक है ना, ये गैस है हमारी, ये हानिकारक गैस है, दोनों हानिकारक गैस है। ठीक है ना, और ये Fe2O3 है, Fe2O3, और इसमें नमी आ जाए H2O, XH2O, यही फॉर्मूला होता है जंग का भी फॉर्मूला यही होता है, Fe2O3 और इंटू XH2, X इसलिए लगाते हैं कितनी नमी है, नमी की मात्रा कितनी है उसमें। ठीक है ना, उसके लिए लगाते हैं। तो ये उदाहरण आपके अच्छे है ना, इसका अब परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एक अभिकारक
अभिकारक अभिकारक दो या दो से अधिक एकल अभिकारक टूटकर, ऐसे लिखो, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ठीक है, हाँ, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पर आधारित हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है ना, इसको भी पढ़ेंगे। इसको मैं 18 हूँ, ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल आपको इसको उदाहरण अभिक्रिया के साथ में लिखने है। ठीक है ना, हाँ, एक एक को लिखना, दो दो नहीं लिखना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, आपको एक एक लिखना है बस, कोई सा भी एक अभिक्रिया बना के लिखनी है उसके साथ में। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन चौथा नंबर आएगा? ऊष्मा देखो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, वैसे 4 प्रकार की, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी, वो संयोजन अभिक्रिया से लिंक थी, उसमें है लिखी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया से लिंक है, बिल्कुल सेम है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, आपकी एनसीईआरटी में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया दी है। ठीक है ना, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और भी है बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलती है तो वो भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, एक और हमारी N2+O2, N2+O2, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया इसने, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के क्या प्राप्त हुआ है, जो भी बन रहा है वो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। हाँ, N2+O2 इक्वल टू 2NO। ठीक है ना, और माइनस की ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा जो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। इसमें एक और पहले उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। ये पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा नंबर बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना किस प्रकार की अभिक्रिया उदाहरण है, तो ये भी हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा नंबर मैंने ये लिख दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया कराया, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बना है, और ऊष्मा की हमें जरूरत पड़ रही है, माइनस ऊर्जा लिखा है मैंने, ऊष्मा मैंने माइनस लिखा है, इसका मतलब इसमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, तो ये हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का उपभोग होता है, यानी जरूरत पड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। लिख सकते हैं आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपभोग होता है, क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ये आपको उदाहरण लिख देने, एक दो उदाहरण परिभाषा के साथ लिख देने। ठीक है, अगर पूछे वो स्पेशली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उदाहरण देखो तो लिख डालो फिर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हाँ, आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे।
विस्थापन अवक्रिया। अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद? विस्थापन अवक्रिया। ठीक है, चलो उठाते हैं इसको। सभी अवक्रियाओं को इसी एक लेक्चर में हम तुम देखेंगे। ठीक है, बार बार दूसरा लेक्चर ना देखना पड़े। चलो देखो, कौन सा नंबर, हम तो नंबर भूल गए, 5वां नंबर कौन सा है? हाँ, क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया देखो, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिनमें अधिक अवक्रियाशील तत्व कम अवक्रियाशील तत्व के विलयन से उसको अलग कर देता है, वो हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, कुछ तत्व हमारे कम क्रियाशील होते हैं, कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है ना, और जो आयरन है ना, कॉपर है और सिल्वर है, ये कम क्रियाशील है ना। और क्या कहते हैं, हमारे मध्यम क्रियाशील Mg है, और क्या क्या कहते हैं, Pb है, ये सभी Fe है, ये सभी कम क्रियाशील मध्यम क्रियाशील है। ये टॉपिक पूरा सक्रियता श्रेणी अगले चैप्टर में है, तो पूरा मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है कि क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया में ज्यादा अवक्रियाशील तत्व कम अवक्रियाशील तत्व के विलयन से उसको अलग कर देता है, वो हमारी कहलाती है विस्थापन अवक्रिया। जैसे Fe को CuSO4 के साथ अवक्रिया कराएं, Fe की अवक्रिया CuSO4 के साथ अवक्रिया कराएं, तो ये आयरन है, आयरन सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। इसका मतलब ये ज्यादा अवक्रियाशील है आयरन, और ये कॉपर कम अवक्रियाशील है। कॉपर का ये पूरा परिवार है, कॉपर का पूरा परिवार है, लेकिन ताकतवर कम है। तो ये आयरन क्या करेगा, आयरन इसको कॉपर को इसके परिवार से अलग कर देगा, यानी ये FeSO4 हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये विलयन है इसका, इसके विलयन से कॉपर को आयरन अलग कर देगा, Fe अलग कर देगा, Cu अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। ये हमारी क्या कहलाएगी? विस्थापन अवक्रिया कहलाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं आपको याद करने, आ रही बात समझ नहीं आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं याद करने, बस काम चलाओ याद करने। ठीक, हाँ, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये आयरन है, ये आयरन है, और ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर हमारा बन गया इधर अलग। ठीक है ना, आगे बात समझ में? इसकी परिवार से देख सकते हैं, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक कैसे लिख दो, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के विलयन से कम कम क्रियाशील तत्व को को उसके विलयन से अलग कर देता है, अलग कर देता है। क्या कहलाती है? विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। कहलाती है। ठीक है ना, अगली बात समझ में? लाओ मैं कुछ लिख दे रहा हूं। कैल्शियम नीचे आएगा, सॉरी, कैल्शियम नीचे आएगा। ये लिखा है। ठीक है ना, सक्रियता श्रेणी आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से लिखी है,
यानी ये घटते हुए क्रम में अवक्रियाशीलता है इनकी। कैसे? घटते हुए क्रम में अवक्रियाशीलता है इनकी। अवक्रियाशील तत्व लिखे घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। नीचे की ओर ऊपर ज्यादा अवक्रियाशील तत्व लिखिए और नीचे कम क्रियाशील तत्व लिखिए। ये निम्न क्रिया, ये मध्यम क्रियाशील तत्व है। ये बीच वाले कैसे हैं? मध्यम क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील। और ये ज्यादा अक्रियाशील, अधिक क्रियाशील। ऊपर वाले में अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना, अधिक क्रियाशील। और ये निम्न क्रियाशील है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व है। ये हमारी सक्रियता श्रेणी है ना। यानी सक्रियता श्रेणी की परिभाषा ज्यादा नहीं है, वह वह तालिका, वह सूची जिसमें तत्वों को उसके घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है, वो हमारी सक्रियता श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना। तो ऊपर ये कैल्शियम है और क्या कहते हैं, क्या है ये? हाँ, सोडियम। सोडियम है, कैल्शियम, क्या कहते हैं, पोटेशियम है, और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, और क्या जिंक है, और ये आयरन है, और ये क्या सीसा है, पीबी लेड है ना, हाइड्रोजन है, कॉपर है, पारा है, और क्या कहते हैं सिल्वर है, और चांदी, क्या कहते हैं सोना है, चांदी सोना। तो ये घटते हुए क्रम में, अब देखो मिलाओ, यहाँ पर एफ है और ये सी यू है। तो सी यू देखो कम क्रियाशील है, नीचे एफ ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। तो एफ क्या करेगा, इसको इसके विलयन से अलग कर सकता है, ठीक है ना। आगे बात समझ। एक और मैं उदाहरण लिख रहा हूं, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, सी यू प्लस जेड एन एसओ फोर, बताओ क्या बनेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डबल स्टार बना लो। ये आता है ऐसी अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। वैसे मैं तीसरे चैप्टर में कराता इसको, अगले चैप्टर में कराता, ठीक है, लेकिन अब मैंने लिख ही दिया तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रिया संभव है कि नहीं। अब देखो, ये कॉपर है, ये जिंक है, तो जो कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील तत्व ज्यादा क्रियाशील तत्व को विलयन से अलग नहीं कर सकता, तो ये अभिक्रिया पूरी नहीं होगी, मतलब ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ये अभिक्रिया क्या नहीं है? संभव नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक प्रश्न यार बहुत कम, हर साल पूछता है, इसलिए कह रहा हूँ। बहुत का मतलब ये नहीं कि 5-7 प्रश्न पूछ ले, पूछेगा एक ही, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हर साल पूछ रहा है, इसलिए बहुत पूछता है, ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, बताओ ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसी टेबल से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसको अब मैंने बता ही दिया, तो इसको याद करने की जुगाड़ भी बता दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने याद कर किया है, आप भी याद करो हिंदी में। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। ये कहानी थी एक तरह की, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता। मैंने ऐसे ही याद किया, आप भी याद कर सकते हो। का से के, ना से एन ए, फिर का से सी ए, ठीक है ना। इसको थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा, माँ से एम जी, आ से ए एन, और जरा से जेड एन, और फीके से एफ ई, पकाता है पी वी, है से एच। अब इसके आगे, आगे है कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ, ठीक है ना। कौन से सी यू, है से फिर एच जी, आगे से ए जी, आओ से ए ओ, ठीक है ना। इससे आप बड़े कंफर्टेबली याद कर सकते हो, बड़े आराम से याद कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो ये सक्रियता श्रेणी मैंने पूरी समझा दी, फिर भी आगे आएगा चैप्टर में तो समझाऊंगा फिर, ठीक है ना। तो आगे बात समझ, दोनों बातें समझ में आई। विस्थापन अभिक्रिया है, ये संभव अभिक्रिया नहीं है, ऐसी अभिक्रिया लिख के देगा जो संभव नहीं होगी, पूछेगा संभव क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे ये कम क्रियाशील तत्व है, ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व ज्यादा क्रियाशील तत्व के विलयन से उसको अलग नहीं कर सकता, जब अलग नहीं कर पाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी, जैसी वैसी रहेगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसको उठाते हैं, अब पढ़ेंगे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? द्वि, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है।
चलो अब हम देखें द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। क्या होता है? हाँ, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते। यानी प्लस का जो मैं लिख के दिखाऊंगा, एक हमारे पास उदाहरण है सोडियम सल्फेट, है ना, Na2SO4, Na2SO4 प्लस इसने अभिक्रिया की हमारी क्या BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 इससे अभिक्रिया की है। तो हमारे पास बना है क्या कहते हैं NaCl और यहां संतुलित करने के लिए दो लगा दे रहा हूं और प्लस BaSO4। अब आपको पता है ये Na धातु है तो प्लस की होती है और ये सल्फेट गैस है माइनस की होती है। ठीक है, बेरियम धातु प्लस की होती है, ये माइनस की होती है। ठीक है ना, तो देखो प्लस ने ये इस वाले प्लस ने माइनस वाला इसका ले लिया आयन, ये प्लस आयन है पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव, और ये माइनस का प्लस के साथ जुड़ गए। देखो मिलाओ ऐसे, सोडियम का क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, नमक, और SO4 Ba के साथ Ba सल्फेट बन गया, मतलब बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, इसी ये आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ये आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। हाँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है? सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये अच्छा उदाहरण है, NCERT में यही लिखा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। हाँ, NCERT के व्याप पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब परिभाषा भी लिखूंगा, लिखो मेरे साथ। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं नहीं लिख पाया है अभी, अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक, हाँ, इसका ये एग्जाम्पल है। इसको उदाहरण के तौर पे आपको ये समीकरण लिखना है। समीकरण लिखना बहुत जरूरी है, परिभाषा के साथ, क्या कहते हैं केमिस्ट्री में परिभाषा के साथ समीकरण को लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। अब क्या पढ़ेंगे हम? उपचयन और अपचयन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। चलो हटाते हैं इसको। चलो देखो, ये हमारा नेक्स्ट है, छठवां नंबर आएगा उपचयन। हाँ, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के लिए क्या कहते हैं ऑक्सीजन वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? उपचयन कहलाता है। या क्या कह सकते हैं उसे? उपचयन हुआ है। यानी जब किसी अभिक्रिया होते समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हुआ? उपचयन हुआ है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमारा कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया है, कॉपर का Cu का O2 के साथ अभिक्रिया कराई है, तो हमारा बना है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना। कॉपर ये धातु है, देखो कॉपर
कॉपर एक पदार्थ है, धातु है, तत्व है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये क्या हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं इसको अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड। समझो इसमें O2 दो है, तो आप देखें संतुलित नहीं, संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो लगाओ, यहाँ पर दो लगाओ। अब देखो यहाँ पर इसके साथ, इस कॉपर के साथ में देखो ऑक्सीजन थी नहीं और अब आ गई, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है और यहाँ पर आ गई। बताओ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई? ऑक्सीजन वृद्धि हुई, इसीलिए कह सकते हैं उपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ है इस पदार्थ का, कॉपर का, इस पदार्थ का क्या हुआ है, क्या कहते हैं, उपचयन हुआ है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो यही हमारी परिभाषा बता रही, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि हो जाती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, वो हमारा पदार्थ का क्या है, उपचयन हुआ है, यानी वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। कई इसकी और भी परिभाषा है इसके साथ साथ, अपने एनसीईआरटी में तो यही परिभाषा दी है, और भी परिभाषा है, क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी परिभाषा, उसको भी देखो बताएं। पहले से देखो, हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, की वृद्धि हो, अथवा या फिर लिख सकते हैं अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन कमी हो, वृद्धि हो, तो उसमें उपचयन हुआ है, तो हम कह सकते हैं उसमें उपचयन हुआ है, तो उसमें ठीक है ना, ये उपचयन की परिभाषा हो गई, ये उपचयन हुआ हमारा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपचयन, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपचयन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, वो अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, हाँ, अब अपचयन लिखेंगे। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है ना, अंतर नहीं, नाम में भी अंतर नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा मिटाने से क्या फायदा है, थोड़ा ही अंतर है बस। देखो ये वृद्धि और ये नाम मिटाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। इस परिभाषा में उस परिभाषा में कोई अंतर नहीं खास। ये अपचयन है, अपचयन, अपचयन में किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं अपचयन हुआ है। क्या क्या हुआ है? अपचयन, ठीक है ना, अपचयन हुआ है, ठीक। आगे बात समझ में। अब इसमें एक उदाहरण हमारा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, Zn जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई है, तो हमारा Zn प्लस CO बना है, Zn प्लस CO बना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यानी ZnO जिंक ऑक्साइड है, उसको हमने कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया तो Zn और CO बना है। देखो ZnO इसके पास ऑक्सीजन था पहले से, अब यहां देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये एनसीईआरटी के आधार पर ये परिभाषा है, उन्हीं के आधार पर ये एग्जाम्पल लिखे हैं, तो समीकरण नीचे लिखे जा रहे हैं उन्हीं उसी के आधार पर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं इसमें अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है ना, ठीक। इसमें उपचयन भी हो गया है, अगर देखा जाए ध्यान से, कार्बन के साथ देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है ना, तो ये हमारी अभिक्रिया उपचयन भी कहलाएगी, उपचयन। तो इसे आप लिख सकते हैं दोनों में, ऐसी बात नहीं कि ये दोनों क्यों बता दीजिए, है ना, इसको अपचयन में भी लिख सकते हैं, उसको नहीं बताते ऊपर वाले, मैंने आपको दोनों बता दी। क्यों? इसमें तीसरी बात और आ रही है, तीसरी बात ये रेडॉक्स अभिक्रिया,
रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसी का दूसरा नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? उपचयन और डैश लगा के अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये भी इसका नाम है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ घटित होते हैं, वो हमारी कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन हो और एक का उपचयन हो तो हमारी क्या कहलाई वो? हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लो साथ साथ, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हुआ हो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा है। इसके लिए उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ये वाला उदाहरण इसके लिए बड़े आराम से लिख सकते हैं। एक और मैं उदाहरण लिख रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड की CuO की कॉपर ऑक्साइड की H2 से अभिक्रिया कराई है तो हमें प्राप्त होगा Cu प्लस H2, Cu प्लस H2O। ठीक है ना, तो अभी संतुलित नहीं, संतुलित कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाँ संतुलित है, सही संतुलित है। ठीक है ना, संतुलित है। तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। ठीक है ना, तो अगर हट गया है तो अपचयन हुआ है, तो क्या हुआ है? अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचयन हुआ है। और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं था, इसमें आ गया है तो ये उपचयन हुआ है। ये क्या हुआ है? उपचयन। तो दोनों हो रहे हैं इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, तो आगे बात समझ में, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तीनों बातें समझ में आगे होंगे। इसके आगे हम अगले वाले लेक्चर में देखें जो भी क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा के बनेंगे। वैसे मैंने साथ साथ सारे क्वेश्चन करा दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं इसमें, फिर भी कुछ बनेगा तो उसको कराऊंगा मैं, इसमें रह गए होंगे तो, है ना, और नहीं तो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है ना, तब तक के लिए आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें।